गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे एसजी पाठशाला में। तो कल तक हम लोगों ने पुष्प के युग्मक का निर्माण कैसे होता है ये सारा चीज डिस्कस किया था। जो पुष्प है उसके भागों को डिस्कस किया सबसे पहले लेक्चर में। फिर दूसरे लेक्चर में हमने समझा कि पुष्प में जो है लैंगिक जनन हेतु क्या क्या चरण है। तो 3 चरण थे। पहला कि उसमें आखिर निषेचन से पहले क्या क्या घटनाएं होती है, जिसमें कि हम लोगों को 2 घटनाएं पढ़ना था, जिसमें सबसे पहला था आपका युग्मक का निर्माण तथा युग्मक का स्थानांतरण। और युग्मक का निर्माण हम लोगों ने खत्म कर चुका। अब हम लोग जो आगे देखने वाले हैं कि युग्मक का स्थानांतरण आखिर कैसे होता है। तो युग्मक का जो स्थानांतरण होगा वो परागन की प्रक्रिया के द्वारा होगा। जो परागन है ये होता क्या है इसको आप समझते हैं। तो परागन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परागकोश से परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो एक पुष्प है, जैसे अब जो परागकण है वो निकल करके मान लीजिए इसी पुष्प का परागकोश से परागकण निकला और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक यदि पहुंच रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे परागन। या फिर हो सकता है कि ये जो परागकण है वो किसी अदर जगह से किसी पुष्प का आया हो तो उसको भी हम लोग परागन ही बोलेंगे। तो जो अब परागन है ये 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका स्वपरागन, दूसरा है आपका पर परागन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये और जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसमें अंतर क्या है इसको समझते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि या तो इसमें सिर्फ एक पौधा इन्वॉल्व होगा, यानी कि पूरा का पूरा पौधा है, अब इसी में जो होना होगा सो होगा। इसमें अब बहुत सारा फूल है आपका, तो अब जो होगा इसी पौधे में होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्वपरागन। यानी किसी भी एक पुष्प का या उस पौधे के किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर यदि उसी पौधे के उसी पुष्प पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प पर जाकर के गिरता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्वपरागन। जो स्वपरागन है 2 प्रकार के, एक स्वयुग्मन और दूसरा स्वजातीय परागन। जो स्वयुग्मन है यानी ऑटोगैमी, तो ऑटोगैमी में क्या होगा कि जैसे ये एक पुष्प है तो इसी पुष्प का जो परागकण है परागकोश से निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्वयुग्मन। लेकिन यदि अब मान लीजिए यहां पर भी पुष्प है, अब इसका जो परागकण है ये निकलकर इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक आ जाए या इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक चला जाए, तो इसको बोलेंगे स्वजातीय परागन। यानी इसमें क्या है कि सेम पुष्प नहीं है, एक पौधा का अलग अलग पुष्प में यदि परागन का प्रक्रिया हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे स्वजातीय परागन। अब थोड़ा आगे समझते हैं कि जो स्वपरागन है इसके लिए क्या क्या अनुकूलन चाहिए, कि कैसा होना चाहिए पौधा। तो अनुकूलन की यदि बात करें तो सबसे पहला तो पौधा द्विलिंगी होना चाहिए, दूसरा समकाल पक्वता होना चाहिए, और तीसरा जो पुष्प है बंद होना चाहिए। तो इसके अगर अनुकूलन की बात करें इसमें सबसे पहला है आपका पौधा द्विलिंगी होना चाहिए, पुष्प यानी कि द्विलिंगी होना चाहिए। द्विलिंगी कहने का मतलब है एक ही पुष्प में नर तथा मादा भाग दोनों होने चाहिए। अब मान लीजिए ये आपका एक फूल है, अब इसमें जो है आपका मादा भाग भी है और नर भाग भी है, तो इनको हम लोग बोलेंगे द्विलिंगी पुष्प। तो इसमें क्या होगा कि संभावना अधिक रहेगी, इसका परागकण निकल के इसके वर्तिकाग्र तक आसानी से पहुंच पाएगा। अब अगला बात करें समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब है आपका जो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो वर्तिकाग्र है और परागकोश है, ये अगर एक ही समय पे परिपक्व हो, एक ही समय में यदि परिपक्व होते हैं तो उसको बोलते हैं समकाल पक्वता। अब अगर ये एक समय पे परिपक्व होंगे तो आसानी से इसका परागकोश से परागकण निकलेगा और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच पाएगा, जिससे कि परागन की प्रक्रिया हो पाएगी और आगे चल के निषेचन भी हो सकेगा। अगला है पुष्प बंध।
यदि मान लीजिए ये जो पुष्प है पंखुड़ियों के माध्यम से बंद हो तो क्या होगा कि आपका जो ये परागकण है निकल करके इस पर ही जाएगा, इसको कहीं और जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो संभावना बढ़ जाती है कि स्वपरागन ही हो। तो ये हमारा बात हो गया स्वपरागन का। अब हम लोग आगे बात करते हैं परपरागन का। तो परपरागन में क्या होगा कि एक ही पौधा इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें किसी अन्य पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। तो यदि बात करें परपरागन के लिए क्या क्या कारक होने चाहिए, अब एक पौधा में नहीं है तो वो अपने आप तो नहीं जा पाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए। तो उस माध्यम को दो भागों में बांटा गया है, यानी कारक को इसमें दो भागों में बांटा गया है, अजैविक कारक तथा जैविक कारक। जो अजैविक कारक है आपका ये अबायोटिक एजेंट एंड जैविक कारक यानी कि बायोटिक एजेंट। अगर बात करें अजैविक कारक की तो इसमें भी आपका दो प्रकार आता है, वायु परागन और जल परागन। तो वायु परागन यानी एनिमोफिली और जल परागन यानी कि हाइड्रोफिली। तो बात करें अगर वायु परागन क्या होता है, यदि मान लीजिए परागन की जो प्रक्रिया है वायु के माध्यम से हो रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे वायु परागन यानी एनिमोफिली बोलेंगे। और अगर मान लीजिए परागन की जो प्रक्रिया है वो जल के माध्यम से हो रही है तो उसको बोलेंगे जल परागन। जो वायु के माध्यम से अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि वायु परागन भी होता है, और जो जल परागन है ये भी जल के माध्यम से होगा, जैसे कि आपका कमल का फूल वगैरह में। अब हम लोग आगे बात कर ले जैविक परागन की। तो जो जैविक परागन है इसमें क्या क्या आएगा आपका, कीट परागन, पक्षी परागन, चमगादड़ और मेलिकोफिली। तो जो आपका कीट परागन है इसमें कीट के माध्यम से परागन की प्रक्रिया होगी, पक्षी के माध्यम से इसमें होगी और इसमें चमगादड़ के माध्यम से। तो नाम से ये स्पष्ट है कि किसके माध्यम से इसमें परागन की प्रक्रिया हो रही है। जैसे एंटेमोफिली, एंटेमोफिली यानी कि कीट परागन, इसमें कीट के माध्यम से होगी और 80% तक जो परागन की प्रक्रिया होती है वो कीट के माध्यम से ही होती है। उसके बाद बात करें ऑर्निथोफिली की। जो ऑर्निथोफिली है इसको हम लोग बोलेंगे पक्षी परागन, यानी कि इसमें जो परागन की प्रक्रिया होगी वो पक्षी के माध्यम से होगा। उसके बाद आगे अगर बात करें चमगादड़ परागन की यानी कि चिरेप्टेरोफिली, तो ये जो चिरेप्टेरोफिली है इसमें क्या होगा, चमगादड़ के माध्यम से परागन की प्रक्रिया होती है। और ये जो चमगादड़ है परागन को लेकर के लगभग 30 किलोमीटर तक उड़ सकता है। और अगर लास्ट प्रकार की बात करें तो मेलिकोफिली, तो मेलिकोफिली में कौन कौन है जो कि सहायक होंगे परागन कराने में, तो स्नेल, स्नेक यानी कि आपके घोंघा, झींगा, सांप, गिलहरी। यदि इन सब के माध्यम से परागन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे मेलिकोफिली परागन। अब जो है पर परागन हेतु अनुकूलन क्या क्या होना चाहिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर पर परागन हेतु अनुकूलन की बात करें इसमें तो सबसे पहले पुष्प एक लिंगी होना चाहिए। एक लिंगी कहने का तात्पर्य है कि एक पुष्प में केवल या तो नर भाग हो या केवल मादा भाग हो। दूसरा नंबर, विभिन्न काल पक्वता। पुष्प में यदि नर तथा मादा दोनों भाग है तो उसके जो नर भाग है और मादा भाग है अगर अलग अलग समय में परिपक्व हो तो परागन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। और अगर तीसरा प्रकार का बात करें, फूल जो है उसमें बंद प्रकार का था, इसमें कैसा हो, खुला पुष्प हो, तो उससे क्या होगा, इजीली आपका वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से कीट, पक्षी, चमगादड़ या मेलिकोफिली के द्वारा क्या होगा, इजीली आपका जो परागकण है वो एक से दूसरे जगह ट्रेवल कर पाएगा, जिससे कि पर परागन होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम लोग थोड़ा ना डिस्कस कर लेते हैं कि इसका आखिर बेनिफिट है तो इसका कुछ कुछ अब डिसएडवांटेज भी होगा। तो स्वपरागन का अगर बात करें तो इसका हम लोगों ने अभी देख लिया क्या क्या अनुकूलन है, और इसका अगर बात करें बेनिफिट का तो आसानी से हो जाता है आपस में और ज्यादा मतलब जल्दी से हो पाता है।
और अगर इसका डिसएडवांटेज का बात करें तो एक ही जैसी प्रजाति लगातार बनी रहती है, जो नए प्रजाति होते हैं वो थोड़े कमजोर किस्म के होते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार के मिश्रण की संभावना देखने के लिए नहीं मिलती है। और अगर बात करें पर परागन का, तो इसमें जो परागन की प्रक्रिया है थोड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इनको ट्रेवल करना पड़ता है परागकण को, और सही जगह पहुंचना भी आवश्यक है। और अगर बात करें इसके कि बेनिफिट इससे क्या क्या मिलता है, तो इसमें क्या होता है कि नए प्रकार का, नए किस्म का पौधे का विकास होता है, जिसमें कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, मिश्रित गुण पाए जाते हैं। तो अभी आज जो हम लोगों ने देखा कि आखिर युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है, तो परागन की प्रक्रिया के द्वारा, ये दो प्रकार के, स्वपरागन, परपरागन, और इसके बाकी सारे प्रकारों को भी समझा। अब जो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कि निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, निषेचन आखिर उसमें होता कैसे है, तो ये सारा चीज अब हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।